हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनाद अकेडमीज इंटरव्यू सीरीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस अपनी इंटरव्यू सीरीज़ में जितने भी जेआरएफ के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं इस बार बैच के, उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे एक कैंडिडेट एक हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, जो यूपी उन्नाव ज़िले से हैं और इन्होंने जेआरएफ इस बार सफल किया है। पिछली बार इनका नेट हो चुका था, इस बार इनका जेआरएफ हुआ है। तो अवधेश जी से आपका परिचय करवाते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसे ही अपनी तैयारी करी है और क्या स्ट्रैटेजी और क्या ये आप लोगों को गाइडेंस के बारे में मेरा मतलब अपना सक्सेस मंत्रा कुछ देना चाहेंगे। तो अवधेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि कनाद अकेडमी के बारे में या ऋषिकेश के बारे में आपने क्यों चुना पहले, या फिर आपने खुद से क्यों तैयारी करने के बारे में नहीं सोचा? क्योंकि पहले तो हमारा नेट या जेआरएफ करने का कोई विचार नहीं था और हम डायरेक्ट पीएचडी करना चाह रहे थे। फिर हमने सोचा पीएचडी में बहुत सारी फ़ीस लगती है और ऐसे हमारे लिए करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले कानपुर से अभिषेक जी हैं, उन्होंने शुभम जी से कनाद अकेडमी का परिचय कराया। और शुभम जो पुराने हमारे स्टूडेंट जी, शुभम जी ने यहाँ पर दिसंबर 2018 बैच में जेआरएफ किया था जी। उन्होंने कनाद अकेडमी के बारे में जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि यदि आप वहाँ अकेडमी जाते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका जेआरएफ हो जाता है तो पीएचडी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी, सही बात जी। हमने उसी मार्ग पर आगे चलने का प्रयास किया और फिर कनाद अकेडमी में आदरणीय हरीश गुरुजी से बात हुई जी। उसके पश्चात हमने एकेडमी को ज्वाइन किया, फिर तैयारी करना शुरू किया और उसके बाद पहले अटैम्प्ट में नेट किया, इसके बाद हमने जेआरएफ किया जी। तो कैसा था आपका पहला एक्सपीरियंस जब आप कनाद अकेडमी में आए थे? तो मतलब हम अपना प्रचार नहीं करना चाहते हैं, बट मैं जानना चाहते हैं कि किस तरीके के मतलब मनोभाव होते हैं उस समय पर। तो आप जो मन में लेके आए थे उस समय, जिज्ञासाएं जो आपकी थी कि हमें वो चीज़ें मिलेंगी, और जब आपने पहले दिन यहाँ पे ऑफ कोर्स ऋषिकेश का मतलब माहौल ही अलग है, एक स्पिरिचुअल माहौल है, ये आपको तैयारी करने में और मदद करता है। तो कैसा आपको माहौल लगा कनाद अकेडमी का, और जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि पहले की हमें संस्थान से ये प्राप्ति की उम्मीदें हैं, तो क्या मिला आपको वहाँ पर? वैसे हमने आने से पहले भी इतनी उम्मीदें नहीं रखी थी जितना हमको आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखी। यदि बात करें ऋषिकेश के माहौल की तो बहुत अच्छा लगा जी। और एकेडमी में हमने देखा कि जो भी टीचिंग स्टाफ है बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा पढ़ाई छोड़े हुए कई वर्ष हो चुके थे। 2014 में हमने बीएससी कंप्लीट की थी जी। उसके बाद पढ़ाई बंद करके सिर्फ पढ़ाना शुरू किया था, तो स्टडी से हम काफ़ी दूर हट चुके थे, सिर्फ टीचिंग लाइन में प्रवेश कर चुके थे और उसी में अपना करियर देख रहे थे जी। लेकिन स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए जब हमने फिर से 3-4 वर्षों बाद अपनी स्टडी को फिर से शुरू किया, तो उसके लिए हमने देखा कि बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि एक नेट जेआरएफ लेवल का सिलेबस हम पहली बार में इतना अचीव कर पाएंगे, इतना अच्छे से उसको समझ पाएंगे और इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम में हमारा नेट हुआ था तो उसमें भी जेआरएफ नहीं हुआ था, फिर भी हमें कोई उसमें शिकायत नहीं थी, ना ही अपने आप से और ना ही स्टाफ से या एकेडमी में किसी से भी। जी, तो आपने जब तैयारी करनी शुरू करी थी तो उससे पहले पूर्व की कुछ आपने रणनीति अपनाई थी? तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे मतलब जो आपने देखा होगा परीक्षा के बारे में, जब आपने सोचा होगा परीक्षा देने के लिए, तो क्या आपने उसकी क्या स्टडी करी कि पहले क्या परीक्षा है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो क्या रणनीति अपनाई? सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर, या फिर कैसे आपने तैयारी करने के बारे में, मतलब जो पहला स्टेप था आपका? क्योंकि जब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनको पता नहीं होता तैयारी कहाँ से शुरू करें, सिर्फ परीक्षा के बारे में सुन लिया कि भाई यहाँ नेट जेआरएफ है या पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो ये तो कैसे मैं क्रमबद्ध तरीके से आपने कैसे सोचा कि भाई ये परीक्षा है और इसके लिए हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, वो रणनीति आपने कैसे बनाई? इस रणनीति के बारे में पहले तो हमें कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे हमने एकेडमी ज्वाइन किया और एकेडमी के कुछ वीडियो हमने यूट्यूब पर देखे, उसमें बताया भी गया था, इसके साथ साथ ऑफलाइन क्लास में भी बताया गया कि कोई भी तैयारी आप करना चाहते हैं, किसी भी दिशा में जाना चाहते हैं, तो पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए और उस सिलेबस में आप फाइंड आउट करिए क्या क्या आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्या आपको पढ़ना शेष है। उस आधार पर टाइम डिवीज़न करिए प्रत्येक यूनिट का और टॉपिक का, फिर एक एक करके उसको तैयार करना शुरू करिए। क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस थी तो जैसे जैसे क्लास में पढ़ाया जाता था उसी के साथ साथ हम अपनी तैयारी करते रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक तरीका और अपनाया था परीक्षा की तैयारी के लिए। पूरे सिलेबस को अपने आधार पर अपनी क्षमता अनुसार हमने उसको डिवाइड कर रखा था उतने दिनों में जितने दिन शेष थे हमारी परीक्षा में। और एक एक दिन का हमने टारगेट लिया था कि एक दिन में हमको इतना कोर्स करना है, एक दूसरे दिन इतना करना है, तीसरे दिन इतना करना है,
साथ साथ में पीछे का रिवाइज भी करना है। तो ये आपके अपने प्रथम प्रयास की बात करें जिस समय आपका नेट क्वालिफाई हुआ था, या इस बार की बात कर रहे हैं? जी, ये तो हमने इस दूसरी बार किया है, जो हमारा JRF हुआ है। पहली बार में हमारा थोड़ा इंग्लिश से बैकग्राउंड नहीं रहा है, इस वजह से जो पहली बार में JRF नहीं हुआ था उसका कारण ये था कि पेपर 2 में जो, माफ़ कीजिएगा मैं टोक रहा हूँ आपको, तो आपको क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंग्लिश बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कमियां हैं? बल्कि आपका तो योगा विषय है, तो मेरे हिसाब से तो आपको एडवांटेज है और ज़्यादा, योगा और संस्कृत। जी, उनके लिए लाभदायक होता है, लेकिन यदि वो समय से अपनी दोनों भाषाओं के साथ समझ बना पाते हैं, क्योंकि हमारा इसमें पहले योग बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था, ना ही इंग्लिश का था, तो बाकी सारे टॉपिक तो अच्छे से क्लियर। इंग्लिश की क्या कमी आपको नज़र आई? मतलब ऐसा क्या कमी थी कि इंग्लिश से जो दूर हो सकती है, जो अंग्रेजी भाषा है? फर्स्ट टाइम में हमको इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था कि इंग्लिश को समझें और फिर उसको अच्छे से याद करें, तैयार करें, जिस कारण से पेपर 1 में जैसे टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन। अच्छा, जी, तो आप पेपर 1 के लिए कह रहे हैं कि जो पेपर 1 का जो टॉपिक्स है टीचिंग और रिसर्च, कम्युनिकेशन जैसे हुआ, और यूनिट 2 में अगर देखें तो एनाटॉमी, जी, क्योंकि हमारा मैथ का बैकग्राउंड रहा है, तो पहले एनाटॉमी पढ़ी भी नहीं, क्लास 10 तक पढ़ी थी, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में उसमें प्रॉब्लम होती थी। हालांकि तो इंग्लिश की जो टर्म्स है उनको याद करने में आपको परेशानी है? एग्जाम तक काफ़ी कुछ कवर करके लाए थे, लेकिन फिर भी हमने इन यूनिट पर विशेष फोकस भी नहीं दिया था, उन पर कार्य भी नहीं किया था, वरना वो तैयार हो जाती हैं। क्योंकि हमने सोचा था जो पार्ट याद हो रहा उसी को 100% पूरा प्रयास करो तैयार करने की, तो उसमें काफ़ी चांसेस रहेंगे कि एग्ज़ाम में उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हो सकेंगे। जी, तो फिर कैसे आपने इस कमी को दूर किया? कैसे इंग्लिश के जो बैरियर है या हर्डल है, कैसे इसको पार किया आपने? पहले तो हम उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते थे, और फर्स्ट टाइम हमने यही गलती की थी, टीचिंग को भी हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते थे, रिसर्च को भी, और यही कारण था एनाटॉमी जो हमारी अच्छे से कमांड नहीं बन पाई थी। क्योंकि अगर देखा जाए जो विषय जिस भाषा से संबंधित है, अगर उसी भाषा में उसको समझा जाता है तो बहुत कम समय में अच्छे से तैयार हो जाता है जी। लेकिन हमने वहाँ पर भाषा को चेंज करके दूसरी भाषा में समझने का प्रयास किया था, जिस वजह से समय भी ज़्यादा लगा था और वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में भी नहीं आई थी। इस कमी को दूर करते हुए दूसरी बार हमने इन चीज़ों को दूर किया, और इंग्लिश का जो विषय है जैसे टीचिंग हो गई, रिसर्च हो गई, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन भी आते हैं तो इंग्लिश वर्डों के साथ में आते हैं। इसी तरह से आपके एनाटॉमी में कितना भी आप उसको देखेंगे तो पूरा अनुवाद नहीं करते हैं हिंदी में, वर्ड को इंग्लिश में यूज कर देते, फॉर्मेशन हिंदी में होती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं, तो फिर हमने हिंदी को छोड़ दिया, या आप ये समझे उतना पकड़ा है कि शब्द इंग्लिश का लेते थे और सेंटेंस हिंदी का लेते थे, और इस तरह से पूरी तैयारी की जो यूनिट हमने पिछली बार छोड़ी थी उनको अच्छे से कवर किया, जिस वजह से जो आप अब JRF वाला जो अटेम्प्ट था उसकी बात कर रहे हैं। जी, तो ये कमियों को ध्यान रखते हो। इसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी? अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आप कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई थी जी। और सेकंड पेपर की अगर बात करें तो आपको उसको एनाटॉमी में उसमें ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई जी। तो और आपने इसके जो हिंदी वाला वर्जन है उसको, उस कमी को फिर आपने पूरा करते हुए ये जी। इसके अलावा और अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की, पहले फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए आपने इंग्लिश वाला चलो हर्डल हो गया, इसको पूरा करा। फर्स्ट पेपर में और क्या समस्या है? जैसे कि आपका मैथ बैकग्राउंड था तो मेरे ख्याल से DI और रीजनिंग में आपको कम समस्याएं हुई होंगी जी। इसके अलावा और क्या आपको समस्याएं आई और कैसे आपने उनको सुलझाया? उसके अतिरिक्त विशेष तो कुछ समस्याएं नहीं आई थी, क्योंकि क्लास में पढ़ते जाते थे, उसी आधार पर उसको तैयार करते जाते थे जी। फिर हमने देखा था जैसे कुछ चीज़ों को, कुछ यूनिट को पढ़ने की एक अलग ट्रिक होती है, अलग समझ बनानी पड़ती है। जैसे कि पेपर में अगर यूनिट 1 की बात करें तो उसमें टीचिंग होती है, तो टीचिंग का एक बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें से कुछ पार्ट हमारे यूनिट में रखे गए हैं, तो उनको क्या करना है, कीवर्ड के द्वारा ही हमको समझना है और उसी के आधार पर ही क्वेश्चन से आंसर को फाइंड करना होता है जी। पूरा ना पढ़ करके, जैसा आपके पास समय हो तो उसमें उसकी एक तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका हो रहे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो टीचिंग है, रिसर्च है और कहीं हद तक कम्युनिकेशन भी जी, इनके क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। ICT भी जी, ICT जी। तो इससे ये पता चलता है कि इससे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ज़्यादा इनमें वेरिएशन भी नहीं होती है, लेकिन जो भी होती है वो इससे कि पहले की परीक्षाओं में सभी से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यदि हम उनका अभ्यास करते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जी। अगर बात करें सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर में आपकी क्या कमियां थी, क्या पॉजिटिव पॉइंट थे और फिर कैसे आपने उन कमियों को दूर किया? और
मटेरियल या फिर नोट्स आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, खुद के नोट्स बनाया या कैसे पढ़ा, पूरा विस्तार से थोड़ा बता दीजिए। इसके लिए यदि हम बात करें तो पहले तो एकेडमी के बारे में जब जानकारी नहीं थी तो कहीं इधर उधर किसी से बुक पूछते थे, कहीं यूट्यूब पर वीडियो देखते थे। बिकॉज ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो बहुत लेंथी है जी, कि अगर उनसे अगर आप नोट्स बनाने लगे तो मेरे ख्याल से सालों लग जाएंगे आपको। तो फिर नोट्स ही बनाते रहेंगे, नेट या JRF तो जी लक्ष्य बदल जाएगा। जी। तो इसके लिए पहले तो जब तक हमें कोई सही दिशा निर्देश नहीं मिला था तब तक इधर उधर भटकते रहे। भटकने का तात्पर्य कि काफ़ी समय हमने व्यतीत कर दिया, कहीं यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ एकेडमी आकर के हमने देखा कि यहाँ के शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाते हैं, वो आपका पेपर 1 हो या 2 हो, और दोनों पेपर के जो नोट्स बनाए जाते हैं वो मूल ग्रंथ के आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं कि वो संक्षिप्त भी होते हैं लेकिन अपने मूल ग्रंथ श्लोकों से अतिरिक्त भी नहीं होते हैं जी। और प्रश्न भी जो आपकी परीक्षा में बनते हैं वो मूल ग्रंथ के आधार पर ही बनते हैं। अगर व्याख्या के रूप में बात करेंगे तो इसकी बहुत सारे योगी हैं जो अलग अलग व्याख्या करते हैं और उसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए कोई अभी तक बुक भी ऐसी तैयार नहीं हुई है कि कोई एक बुक में सारा हाँ कोई एक बुक ले लीजिए और उसमें सारी यूनिट्स आपकी कवर हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। कुछ बुक्स हैं भी लेकिन उनमें बस एक परिचय मात्र यूनिट का हो पाता है, लेकिन संपूर्ण ग्रंथ की तैयारी नहीं हो सकती है जी। तो इसलिए यहाँ पर अगर एकेडमी के आधार पर देखें तो प्रत्येक ग्रंथ के जो नोट्स होते हैं वो मूल टेक्स्ट के आधार पर उनको पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। तो आशा करते हैं यदि आप उसमें अपना 100% देते हैं तो कम से कम समय में अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं जी। तो उन नोट्स के दौरान भी मतलब कुछ आपको कमियां उनमें महसूस हुई या उसमें अपनी तरफ से हमने क्या ऐड ऑन किया, आपने अपनी तरफ से कुछ उसमें मिश्रित करने की या फिर सम्मिलित करने की आपने? इससे पहले तो हमें इतनी विशेष जानकारी भी नहीं थी कि क्या ऐड करना है और क्या उससे हटाना है। नहीं, जैसे आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें सारे विषय मतलब अनुकूल रहे, आपको टॉपिक्स मिल गए सब? जी, सभी अनुकूल थे और उसमें कुछ ना ही हमने अपनी ओर से जोड़ा और ना ही कुछ हटाया। नहीं, फिर भी इनसिक्योरिटी की भावना रहती है कई बार छात्रों में कि क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ जो भी मिल रहा है, जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। इस आधार पर हमने पर्याप्त है, कुछ ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा तो नहीं लगा कि भाई इतने सारे नोट्स हो गए हैं या तो ये ग्रंथों जैसा ही हो गया है तो इनको भी पढ़ पाना जटिल है? जब पूर्ण सिलेबस की मैं जानकारी नहीं थी तब तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन फिर हमने नेट के स्तर पर अन्य परीक्षाओं का, अन्य विषयों का हमने जब देखा कि सिलेबस, तो देखा नेट का सिलेबस तो बहुत कम है और है वास्तव में बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत संक्षिप्त करके हमको दिया जा रहा है। तो उसको पढ़ना भी आसान होता था, याद करना भी आसान होता था जी। अगर इसी रूप में बाहर देखें तो वहाँ पर जो पूरी बुक हमको पढ़नी पड़ती है, जितना एक बुक पढ़ने में समय लगाएंगे उतने में हम कई यूनिट कवर कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से जी। तो तैयारी के दौरान चलो ये हो गया आपका सिलेबस वाले पार्ट। एक बार मोटिवेशन की और बात होती है जी। कि जैसे आपने देखा बहुत सारे नए बच्चे आते हैं जी, तो तैयारी के दौरान जब आपने मतलब सिलेबस देखा तो कई बार ये भी डिमोटिवेशन से हम हो जाते हैं कि भाई इतना सारा सिलेबस है। बहुत सारे लोग 3 महीने की तैयारी में ही करने का सोचते हैं। तो आपको भी लगा कि 3 महीने में कर पाना है मुश्किल है, कि इतना सारा सिलेबस है और नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम सिर्फ हमारा जब हम सिलेबस को देखते हैं तो ध्यान जाता है मूल ग्रंथों की तरफ, और मूल ग्रंथों को अगर हम पढ़ने लगे तो 3 महीने क्या 3 वर्ष लग जाए, बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो उस टाइम पर आपको मतलब ऐसे कैसे अपने आप को भरोसे में रखा कि नहीं हम कर ही सकते हैं? सिलेबस पूरा करना अलग बात है, अपने आप को मोटिवेट करना और उस सिलेबस को पूरा करना वो दूसरी चीज़ है। यदि मोटिवेट की बात करें तो हम अब सेल्फ मोटिवेट बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कैसे होते हैं? पहली बार हम क्लास में आए थे, पहला दिन था हमारा क्लास में, सिलेबस के बारे में उस समय कोई जानकारी नहीं थी जी। और कितना टफ है कितना सिंपल है इसका भी कोई अनुमान नहीं था। पहले ही दिन हरीश गुरुजी ने पढ़ाया था लॉजिकल रीजनिंग जी। लॉजिकल रीजनिंग हमने लाइफ में पहली बार पढ़ी थी। वो हमको पहली क्लास इतनी कठिन लगी कि उसी दिन बैठे बैठे हमने सोच लिया था कि JRF तो दूर है, नेट भी हमें लग रहा नहीं हो पाएगा जी। काफ़ी डिमोटिवेट हुए। फिर हमने सोचा अब घर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा अब घर जा कर के क्या करेंगे, कितने महीने से यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे, अब अगर जाएंगे तो लोगों से क्या बताएंगे कि हार मान करके चले आए। फिर हमने दूसरी क्लास अटेंड की। दूसरी क्लास में कुछ बहुत समझ में आने लगा और फिर हमने देखा उस चीज़ को हमने दोबारा पढ़ा, लॉजिकल रीजनिंग का जो भी पार्ट पढ़ाया गया था। तीसरी क्लास में हमारी वो स्थिति थी कि जब किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता था तो हमसे पूछते थे और हम बता देते थे।
ऐसे मोड़ हमारे मतलब स्टडी टाइम में कई बार आए। बहुत सारे ग्रंथ थे, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए, लेकिन हमने उनको समझने का प्रयास किया, अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग किया और देखा अंत में वो हमें समझ में आ गया जी। तो मैं हमेशा वो अपनी एकेडमी का पहला दिन याद आता क्या है। आपके मनोभाव कैसे रहते थे उस समय कि जब कुछ चीज़ नहीं आई है जी, तो क्या मतलब पहली प्रथम दृष्टया तो यही होता है कि छोड़ देते हैं यार नहीं हो रहा, या फिर ये वाला छोड़ के दूसरा बढ़ जाते हैं। ऐसे करते करते कई सारी यूनिट छूट सकती हैं अगर हमें छोड़ने लगे। तो कैसे आपने फिर अपने आप को समझाया और कैसे, या फिर बार बार पढ़ते रहे? नहीं, उसके लिए तो एक काम करते थे, जैसे पहली बार पढ़ा हमने, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, एक बार स्वयं और पढ़ करके देखते थे, फिर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आता था तो उसमें एकेडमी के ऐप पर या वेबसाइट पर रिकॉर्डेड वीडियो होते थे, उस वीडियो को देख लेते थे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी। क्योंकि हर समय वैसे सर को लगभग देखा जाए तो 24 आवर में उनके सोने के टाइम को छोड़ करके बाकी सारे टाइम कहीं ये पूछ रहे हैं कहीं वो पूछ रहे हैं, पूरी तरह से वो हेल्प करते थे व्हाट्सएप पर या कॉल पर, तो उनसे पूछ लेते थे जब भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था। अन्यथा एकेडमी की वेबसाइट पर जा कर के उससे संबंधित वीडियो देख लेते थे, वहाँ पर सारी यूनिट के और सभी पेपर के सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक के उपलब्ध होते थे। तो जब भी कोई क्लास में टॉपिक समझ में नहीं आता था तो उसको एक बार जा कर के वीडियो में सुन लेते थे, अच्छे से समझ में आ जाता था। फिर भी नहीं आता था, अगले दिन क्लास में आने तक कवर हो जाता था जी। अगेन एक और पूरा ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन कि कितने घंटे पढ़े आप, है ना, तैयारी को कितना समय दिया आपने 24 घंटे में से? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जुनून होता है। और जो बच्चे सक्सेस होना चाहते हैं वो सक्सेसफुल पर्सन से पूछते भी हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। आपसे पूछने लगे होंगे लोग, किसी का JRF हो गया या अन्य किसी परीक्षा में किसी ने अच्छी योग्यता हासिल की तो लोग पहला क्वेश्चन पूछते हैं आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो हम भी पहले ऐसा करते थे, टाइम टेबल बनाते थे 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे, लेकिन फिर हमने देखा पढ़ाई को घंटों में मापने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आप ये देखें, अभी स्टार्टिंग में भी जैसे हमने बताया था सूक्ष्म रूप से कि आप ये निर्धारित करें कि आज सुबह से रात सोने से पहले तक हमको कितना टॉपिक पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है कि वो अच्छे से तैयार करना है, उसको पढ़ना है। आप 2 घंटे में पढ़ें या 4 घंटे में पढ़ें, आपका टारगेट होना चाहिए कि ये टॉपिक हमें कवर करना है आज की डेट में। तो हम ध्यान इस बात पर देंगे कि हमको अलग अलग टॉपिक को क्लियर करना है, तैयार करना है, ना कि उसको घंटे के रूप में। कभी कभी होता है कि घंटे के रूप में हम 4 घंटे पढ़ डालते हैं जी, मतलब इन शॉर्ट की क्वालिटी जी, क्वांटिटी नहीं कि 6 से 8 घंटे या 16 घंटे पढ़े और उसमें पढ़ा आपने इतना कि जितना 15 मिनट में ही पढ़ सकते थे। तो घंटे को नहीं देखना है, आप टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी। हाँ, कि 2 घंटे पढ़े उसमें से आपका 2 घंटे में ध्यान इधर उधर भटक रहा है और आउटपुट आया वो 5 मिनट 10 मिनट वाला ही, तो आपके 8-10 घंटे पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। 2 घंटे पढ़ो लेकिन क्वालिटी वाले, अपना टारगेट सेट करो और उसको पूरा करें जी। इसके अलावा कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहें कि और कोई स्ट्रैटेजी आप देना चाहें जो भविष्य वाले छात्र हैं? इसके लिए जिन छात्रों का इस परीक्षा में नेट या JRF हो गया है उन लोगों को हम, हालांकि पहले में बोलना चाहिए था, बहुत बहुत बधाई जी। कड़ाद एकेडमी की तरफ से भी बहुत बहुत उनको बधाई है। और जिन बच्चों का नेट या JRF नहीं हुआ है उनके लिए एक बात कहना चाहेंगे कि वो फिर से प्रयास करें, क्योंकि इस बार की आपकी तैयारी 0 से ना स्टार्ट होकर के आपके अनुभव कई लेवल और होगा, पूर्व ज्ञान के साथ स्टार्ट होगी जी। तो आप हताश बिल्कुल ना हो, अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करें। यदि आपको तैयारी के विषय में कोई विशेष मार्गदर्शन चाहिए तो आप कड़ाद एकेडमी ऋषिकेश में आकर के या कॉल करके मैसेज करके सर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एकेडमी है, क्योंकि हमने कड़ाद एकेडमी को ही क्यों चुना ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं जी प्लीज़। इससे पहले हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारी एकेडमी देखी थी और उधर हमारे नियरेस्ट में लखनऊ कानपुर में भी कुछ एकेडमी थी जो नेट या JRF की तैयारी करा रही थी, लेकिन फिर हमने देखा रिजल्ट सबसे अच्छा किसका आता है, जिसका रिजल्ट अच्छा होगा उसी के पास जाना अच्छा रहेगा जी। फिर हमने रिजल्ट देखा तो जिस समय हम आए थे उस समय हमने देखा था कि संपूर्ण भारतवर्ष में 40 JRF के आसपास हुए थे जी, जिसमें से 10 JRF सिर्फ कड़ाद एकेडमी के थे। हमने सोचा तो फिर ये एकेडमी बहुत अच्छी है कि 1/4 सिर्फ एक एकेडमी दे रही और 3/4 पूरा भारतवर्ष दे रहा है, उसमें कितनी सारी कोचिंग होंगी। यही सोच करके हमने कड़ाद एकेडमी को ज्वाइन किया और जैसा सोचा था, जो आशा लेकर के आए तो उससे कई गुना ज़्यादा हमें यहाँ लाभ मिला, उसका परिणाम भी दिखा। बहुत सारे मतलब बच्चे यहाँ से हर वर्ष
अभी तक हमने जो जज किया है कि लगभग प्रत्येक परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर रहता है एकेडमी का जी। जितने भी जेआरएफ की सीट होती हैं उसमें ज़्यादातर सीट इसी एकेडमी से होती हैं। ये आप वेबसाइट पर किसी की या सोशल मीडिया पर कहीं भी चेक कर सकते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड में। तो इसलिए आपको भी सजेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप अपना समय व्यर्थ किए बिना कम समय में अच्छी तैयारी करके नेट या जेआरएफ जो भी आपका टारगेट है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इधर उधर भटकने से बेटर रहेगा या टाइम इधर उधर वेस्ट करने से बेटर रहेगा कि आप एकेडमी को ज्वाइन करें और कम से कम समय में अपनी तैयारी करें। इस समय एकेडमी की क्लासेस भी चल रही हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं अगले बैच के लिए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रह कर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत दूर हैं उनके लिए भी बता दें कि उनको लगता है कि ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं तो कड़ाद एकेडमी ऑनलाइन ऐप है के लिए अगर आकर के भी रहना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको ऋषिकेश का माहौल बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ रहने खाने की कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम ऐसा लगभग 1.5 वर्ष से यहीं पर रुके हुए हैं। घर भी बहुत कम जाते हैं। कहाँ हम सोच करके आए थे 3 महीने कैसे रहेंगे जा कर के, लेकिन हमको 1.5 वर्ष के आसपास हो रहे हैं यहीं पर। जी, बस मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये लोग आते तो हैं छात्र के रूप में और बन जाते हैं कड़ाद एकेडमी परिवार का सदस्य। जितने भी पूर्व के छात्र हैं उनसे सब परिवारवत व्यवहार हमारा हो जाता है और अवधेश जी उसका साक्ष्य हैं। जितने भी पुराने बच्चे हैं शुरुआत में उनको लगता है, लेकिन फिर यही ऋषिकेश कड़ाद एकेडमी उनका परिवार बन के रह जाता है। आप सहमत हैं मेरे विचारों से? जी जी बिल्कुल। इसके लिए हम पूरी कड़ाद एकेडमी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना प्रेम, स्नेह और इतना अच्छा हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि एक नेट लेवल की परीक्षा को हम उत्तीर्ण करेंगे जी। और उससे भी बड़ी बात है कि हमने जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी हायर एजुकेशन की फील्ड तक हम पहुंचेंगे, अपनी योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन बस ये है कि समय रहते हुए सही दिशा में हमें मार्गदर्शन मिला और हमने उस चीज़ का पालन किया, उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया और उसको प्राप्त किया। बहुत अच्छा संयोग मानते हैं हम कि कड़ाद एकेडमी से हमारा संपर्क हुआ, अन्यथा हम जैसे पहले भटक रहे थे वैसे भटक रहे होते। जी, सब ईश्वर कृपा है जी। तो अवधेश जी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी कामनाएं। कड़ाद एकेडमी टीम की तरफ से पूरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हैं। जो भी आप भविष्य में आपकी इच्छाएं हो, ईश्वर करे आप सब उनको पूर्ति हो। तो इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।